हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं हबीब खान। मैं हूं शहबाज अशरफ। थर्सडे नाइट हुकूमत की जानिब से फ्यूल प्राइस बॉम्ब आवाम पर जो है वो गिराया गया, जिसमें हमने देखा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगभग 42% जो है वो हाइक किया गया। इस इजाफे के बाद आने वाले दिनों में अब इन्फ्लेशन पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इसी पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट इस हफ्ते हमने देखा कि खासी वॉलेटाइल रही और वॉर सिचुएशन के बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये वॉलेटिलिटी जो है वो बरकरार है। मंडे ट्रेडिंग सेशन का जब आगाज़ हुआ तो मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट खासे नेगेटिव दिखाई दिए और मार्केट मंडे नेगेटिव ही क्लोज हुई। ट्यूसडे और वेडनेसडे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने कुछ रिकवर किया। 1900 पॉइंट्स ट्यूसडे और मोर देन 6000 पॉइंट ऑन वेडनेसडे जो है वो हमने देखा मार्केट में इजाफा देखने को मिला। बट अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेडनेसडे नाइट को ही कुछ वॉर को लेके ऐलानात किए गए और मार्केट में थर्सडे 3500 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी गई और यही सिलसिला फ्राइडे को भी जो है कंटिन्यू रहा। सो इन द एंड हु टुक द वीक? Let's find out in Bulls and Bears powered by Bank of Punjab. So again, Bears dominated this week in the market. KSE 100 index में हमने देखा कि 1309 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। ऑलमोस्ट 0.86% कमी के बाद इंडेक्स जो है वो 150,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अब कुछ नज़र डाल लेते हैं गेनर्स और लूजर्स पर। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स में अगर बात करें तो TRG के जो शेयर्स हैं वो 16.1% के साथ जो है वो टॉप पे रहे। सिनर्जी 11.4%, अटक रिफाइनरी 9.0%, बैंक अल हबीब 6.6% और बैंक अल फलाह 6% के साथ टॉप गेनर्स में शामिल रहे। लूजर्स पर नज़र डाली जाए तो लूजर्स में स्टैंडर्ड चार्टर्ड 12.8% के साथ जो है वो टॉप पर रहा। गदून टेक्सटाइल 12.3%, कोहिनूर टेक्सटाइल 10%, SS ऑयल मिल 9.7%, जबकि पाक इलेक्ट्रॉन 9.4% के साथ लूजर्स में शामिल रहे। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। इस हफ्ते भी हमने देखा कि वॉर के अलावा दो ऐसी न्यूज़ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्टफुल नज़र आई, जिसमें पहली खबर थी IMF का और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और उसके साथ हुकूमत की जानिब से थर्सडे नाइट एक बड़ा ऐलान जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक नुमाया इजाफा किया गया। 42% का जो इजाफा था, जिसमें हमने देखा कि मार्च 6 के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया और उसके बाद नई कीमत 458 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पेट्रोल की मुकर्रर की गई और डीजल की अगर बात करें तो डीजल की कीमत 520 रुपीज़ पर लीटर जो है वो इस वक्त फिक्स की गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की अगर ओवरऑल प्राइजेस की बात करें तो सिंस जो ईरान और US वॉर है, हम देख रहे हैं कि उसके बाद से बड़ा इजाफा है और लगभग 88% तक का जो है वो डीजल की प्राइसेस में अब तक इजाफा किया जा चुका है। मगर एक तरफ गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो डीजल की कीमत इस वक्त है उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो लेवी है उसको ज़ीरो कर दिया गया है। तो खबरें हैं मार्केट में, बड़ी इम्पैक्टफुल खबर है डीजल और पेट्रोल की प्राइजेस के हवाले से। इसके साथ साथ कुछ नंबर्स हैं जो कि बड़े अहम नंबर से हमने देखा इस हफ्ते में हमारे सामने आए, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का नंबर है जो कि मार्च में 7.3% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। जबकि अगर हम इसी इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें लास्ट मार्च में 25 में तो सिर्फ 0.69% पे ये इन्फ्लेशन नंबर मौजूद था। और अगर एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो 9 मंथ्स ऑफ FY26 में 5.67% जो है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 5.25% जो है वो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया था इसी अरसे के दौरान। शहबाज, इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं कि 7.3% तक अब आ चुके हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस का हाइक हुआ है। आप क्या देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, इस पेट्रोलियम प्राइसेस के हाइक का क्या इंपैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे? पहले हम बात कर लें तो आपकी जो एवरेज इन्फ्लेशन आई है फॉर द 9 मंथ पीरियड ऑफ 5.65 है कंपेयर टू 5 मैंने मेंशन भी करा। मगर स्पेशली अगर आप देखो द मंथ ऑफ जो मार्च जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कंटेन नंबर हम एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे। उसमें हुआ क्या कि अभी फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव आई है, डिफ्लेशन है। वेयर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू वर्ड इन्फ्लेशन है वो द मंथ ऑफ मार्च वो आपकी ट्रांसपोर्ट इंडेक्स है और आपकी हायर फ्यूल प्राइसेस हैं। सो अब गोइंग फॉरवर्ड देखिए सबसे अहम बात है कि हमने ये देखा है लेटली गवर्नमेंट ने एक
एक्सपोनेंशियली प्राइस इंक्रीज़ करी है पेट्रोल और डीजल की, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर आप सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें तो उसका इम्पैक्ट तकरीबन 2.5% है मंथ ऑन मंथ। तो इन्फ्लेशन जो आपकी मार्च में तकरीबन 7.3% आई है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल प्राइस वो 10% हो जाएगी। अगर हम सेकेंडरी इम्पैक्ट देखें, फूड का देखें और बाकी भी इम्पैक्ट डालें, तो येस इन्फ्लेशन ऑफ द मंथ कुड बी नाउ 11%। तो हमें इन्फ्लेशन 7.3% देखी हो 11% हो सकती है। और इसी तरह अगर हम देखें, अज्यूम करते हैं कि 1% मंथ में इंक्रीज़ होगा फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून, तो आपकी इन्फ्लेशन तकरीबन 12-13% जा सकती है। सो अगर आप इसी चीज़ को एवरेज करते हैं फॉर द 12 मंथ्स, तो इन्फ्लेशन आपकी जो FY26 की होगी तकरीबन 7.72 हो सकती है, विच इज़ हायर देन गवर्नमेंट्स स्टेट बैंक्स टारगेट। सो अब ये हो सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है इन द अपकमिंग मंथ 27 अप्रैल को है, हमने ये भी देखा है कि स्टेटमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। सो वेरी 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 डिफिकल्ट टू से, पर लग ये रहा है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन द हायर साइड है। सो इफ यू नॉट इन अप्रैल, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड वी माइट सी सम हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा शहबाज, और भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे हमने देखा कि ट्रेड डेफिसिट का नंबर हमारे सामने आया मार्च में। अगर बात करें तो 2.7 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है और 4% अप है ईयर ऑन ईयर अगर बात करें। मगर मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव है, रिकॉर्ड किया गया है 9% जो है वो उसमें कमी रही। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट्स के नंबर की बात करें तो 2.2 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स का नंबर रहा और माइनस यानी 14% की कमी थी ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ पे भी हमने देखा कि 1% की कमी है। इसी तरह इंपोर्ट का नंबर है 4.9 बिलियन जो है वो हमने देखा कि इंपोर्ट का नंबर रहा है मार्च में। 5% की कमी है ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ 6% कमी है। तो शहबाज, वॉर का इफेक्ट है कि हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट के नंबर भी कम हुए हैं, एक्सपोर्ट का नंबर भी कम हो रहा है, या ये एक टेम्पररी आप समझते हैं कि रिलीफ मिल गया है वॉर की वजह से कि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है? लेकिन स्पेशली अगर आप मार्च के महीने में नंबर्स देखें, दोनों एक्सपोर्ट और दोनों इंपोर्ट्स के लोअर साइड है। और अगर आप देखें जैन की जो एक्सपोर्ट्स थी ऑन द हायर साइड थी, 3 बिलियन की थी, और उसके बाद स्लो डाउन ही देखा है। तो येस वी कैन एक्सपेक्ट, सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है थोड़ी सी ऑन द लोअर साइड रह सकती है। हमने ये भी देखा है 9 मंथ बेसिस में आपकी एक्सपोर्ट्स ऑन द लोअर साइड है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ लोअर फूड एक्सपोर्ट्स। बट जहाँ तक आप इंपोर्ट्स की बात करें, हमें ये पता है कि जो आपकी हाई ऑयल प्राइस की वजह से आपकी कंजम्पशन अगर सिमिलर रहती है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अपटेक ऑफ अबाउट 200 to 300 मिलियन डॉलर्स इन इंपोर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। सो मगर अगर आप इस तरह देखें कि 9 मंथ बेसिस पे जो आपकी एक्सपोर्ट्स तो कम हुई हैं, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, तो आपके जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑन द हायर साइड रहा है आई थिंक। बट फिलहाल आप ये देखें, अगर आपकी हमें यही पता है बिकॉज ऑफ लोअर हायर ट्रेड डेफिसिट नंबर, डिस्पाइट ऑफ दैट जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल लेवल पे है। वो जस्ट अगर आप देखें जो आपके 8 महीने में जो करंट अकाउंट है वो तकरीबन $750 मिलियन का है, वेरएस गवर्नमेंट का जो टारगेट है और स्टेट बैंक का टारगेट वो अबाउट 1% ऑफ GDP है, जिसका मतलब है कि $4 बिलियन ओवरऑल आपका डेफिसिट। सो यहाँ से अगर ऑयल प्राइसेस ऑन द हायर साइड भी रहती हैं, तो येस वी नो कि आपका करंट अकाउंट तो आएगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस एंड अदर हायर पाम ऑयल प्राइसेस। बट हमें ये लगता है फॉर FY26 जो आपका करंट अकाउंट का टारगेट है वो क्वाइट मैनेजेबल है। मगर हमें लेटली अब ये देखा है कि थर्सडे को गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी इफेक्टिव फ्राइडे को, तो उसकी वजह से जो आपकी डिमांड हम देख रहे थे कि हायर साइड रहेगी, थोड़ी कटेल हो सकती है, इसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड आपके नंबर्स काफ़ी कंटेन रह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो ऑयल मार्केटिंग के नंबर्स भी आए हैं, वहाँ आपकी डबल डिजिट ग्रोथ थी, स्पेशली इन डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने रैशनली जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, एक्सपोनेंशियल प्राइसेस बढ़ाई हैं, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा फ्रॉम द फिस्कल पर्सपेक्टिव। अच्छा शहबाज, हमने देखा कि सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर भी इस वीक में जो है वो रिलीज़ किए गए। मार्च के अगर नंबर्स की बात करें तो 3.75 मिलियन टन्स जो है वो नंबर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 0.91% जो है वो ईयर ऑन ईयर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर लोकल डिस्पैचेस के हवाले से बात करें तो 3.1 मिलियन टन्स आउट ऑफ 3.75 मिलियन टन्स में से जो है वो लोकल डिस्पैचेस रहे हैं, जो कि 0.2% की नेगेटिविटी शो करता है ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स का नंबर जो है मार्च में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर है रेलेवेंटली, और 6.65% ईयर ऑन ईयर जो है वो इजाफा है। 0.65 मिलियन टन्स का जो है वो नंबर रहा है शहबाज।
पाकिस्तान की जो सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर हैं वो खास अहम समझे जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस पर बड़ा रिलाय कर रहा होता है। मार्च के नंबर के हवाले से पहले तो बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर है, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, आप ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें फ्रॉम 9 मंथ पर्सपेक्टिव तो काफ़ी पॉजिटिव है। हम देखा ग्रोथ ओवरऑल 9% की है, डिस्पैचेस लोकल भी ग्रो हैं और आपके एक्सपोर्ट भी ग्रो हैं। बट अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस भी देखेंगे थोड़े से नंबर ऑफ द नेगेटिव साइड है, बिकॉज आई थिंक लोअर नंबर ऑफ डेज थे। और मगर अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, हम ये भी देख रहे हैं कि आफ्टर 4 या 5 ईयर्स आपकी डिस्पैचेस में ग्रोथ है। सो यस, हमें लगता है कि जो आपके नंबर्स आए हैं मार्च के तो थोड़ा लोअर साइड है, बट वी कैन एक्सपेक्ट जो आपके अप्रैल और मई और जून के जो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स आएंगे थोड़े बेहतर आ सकते हैं, बिकॉज हमने ये देखा है कि टूवर्ड्स जब साल एंड हो रहा होता है तो आपकी पीजीपी की एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम नंबर थोड़े बेहतर दे सकते हैं। हाउएवर हम समझते हैं जो अभी जो ग्रोथ आई है ऑन सीमेंट डिस्पैच 9% की, 9% ही रहेगी प्लस माइनस। बट जहाँ तक आपका सवाल गोइंग फॉरवर्ड है, अगर हम समझते हैं यहाँ से इन्फ्लेशन काफ़ी डबल डिजिट हो सकती है और यहाँ से इसकी वजह से आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। हमें पता है कि जो आपका सिक्लिकल सेक्टर है सीमेंट, तो बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स वी कैन फील सम प्रेशर कि इसमें आ सकता है। इट्स टू अर्ली टू सी, बट हमें ये लगता है कि जो आपका ये साल अगर जो क्लोज होगा 9% पे और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन तो हाई एंड रहती है और बहुत सिचुएशन वोलेटाइल रहती है, सो वी माइट सी सम प्रेशर इन एक्सपोर्ट्स एंड लोकल डिस्पैचेस गोइंग फॉरवर्ड फॉर FY27। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है शंकर तलरेजा ने, डायरेक्टर रिसर्च एंड टॉप लाइन सिक्योरिटीज में। शंकर, वेलकम टू द शो। Thank you so much having me, Habib, Shehbaz, thank you for having me. अच्छा शंकर, इस हफ्ते हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस बॉम्ब गिराया है आवाम के ऊपर डीजल और पेट्रोल प्राइजेस की सूरत में। 42% का हाइक है और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन पे भी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी आइंदा जो है वो डिसाइड होनी जा रही है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। आप किस तरह देख रहे हैं इस ओवरऑल प्राइस हाइक को? लेकिन जो ओवरऑल जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने भी इवेंचुअली पास ऑन कर दिया ये पूरा इम्पैक्ट, तो बजाय इसका इन्फ्लेशन पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। ये जस्ट आपकी फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं और जो फूड प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, वो भी इसमें अकाउंट फॉर होगा। और डाउन द रोड जब ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ती हैं तो आपकी गैस की प्राइसेस भी इसी से ही लिंक होती हैं, तो जुलाई ऑनवर्ड्स हम गैस की प्राइसेस में भी इंक्रीज देख सकते हैं, एलपीजी की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। और साथ साथ क्योंकि देखें RLNG अब पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही, कतर एनर्जी ने जो फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके बाद जो पीछे हमारे सोर्सेज हैं एनर्जी मिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी उस वजह से भी आगे चल के बढ़ेंगी। तो ये सारे इम्पैक्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑयल प्राइसेस की वजह से हैं, हमें लगता है कि अगले 12 महीने की जो एवरेज इन्फ्लेशन होगी वो कोई 10.5 to 11% के दरमियान होगी और जो अप्रैल की इन्फ्लेशन है दैट कुड बी अबव 12%, जो अभी तक के नंबर्स हमने देखे हैं। अच्छा, ये शंकर ये बताएं कि जैसे अभी सबसे जो डिबेट हो रही है, आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन है कि जो गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, ऑफ कोर्स हमने लास्ट प्राइस हाइक देखा था कि 7 मार्च को हुआ था, उसके बाद कुछ लाख के बाद हमने पास देखा है कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है। बट अगर गवर्नमेंट, लोगों का सवाल है कि गवर्नमेंट को इतनी प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए थी, तो कुछ आप इन्वेस्टर्स को बताएं, व्यूअर्स को बताएं, अगर गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ाती शॉर्ट टर्म में तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, और थोड़ा अगर कंपेयर कर सकें कि जब हमने देखा था हमारी बूम बस्ट साइकिल 2022 में आई थी, उस ऑयल प्राइस और अभी की ऑयल प्राइस शॉक में या बूम बस्ट साइकिल में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर गवर्नमेंट सस्ता पेट्रोल और डीजल इन हालातों में प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब है गवर्नमेंट कंजप्शन को प्रमोट कर रही है और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक नहीं है, हम इन्हें इम्पोर्ट करते हैं। इसके दो नुकसान हैं। एक तो देखें, एक चीज इवेंचुअली जिसकी प्राइस बढ़नी है हम उसको सस्ता करके बेच भी रहे हैं, और दूसरा हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं इससे काफी हद तक कंज्यूम हो जाते हैं। तो इट्स बेटर, क्योंकि देखें हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे इतने एफएक्स रिजर्व्स नहीं हैं और जिन हालातों में इंटरनेशनल मार्केट्स जा रही हैं, वी डोंट सी द एंड ऑफ दिस वॉर। एक चीज पता हो ना कि कब जंग खत्म होगी तो गवर्नमेंट उसको प्लान कर ले, बट ये अनसर्टेन टाइम्स हैं, इसलिए प्रूडेंट अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। हम अगर कंपेयर कर रहे हैं 2022 से जो क्राइसिस आया था, तो वहां से तो हम काफी बेहतर पोजीशन में हैं, क्योंकि जब ये लास्ट क्राइसिस स्टार्ट हुआ था हमारे रिजर्व्स की लेवल जो है वाज मच लोअर। आज हमारे रिजर्व्स की जो लेवल है वो मच हायर है। तो देखें, फिर भी गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी जो है ये रिजर्व खत्म नहीं करने, कंज्यूम नहीं करने, क्योंकि बाद में जब इसका इम्पैक्ट करेंसी पे आता है, जब हमारे डॉलर
रिजर्व्स पे ड्रेन पड़ता है हायर इम्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि जब हम सब्सिडाइज चीजें बेचेंगे पाकिस्तान में, हुकूमत के टैक्स का रेवेन्यू का भी लॉस होगा, और दूसरा कंजप्शन प्रमोट होगी जिससे आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट करोगे। तो आई थिंक इसके दो नुकसान होते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए दिस वाज वेरी नेसेसरी स्टेप कि गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ा पेट्रोल और डीजल पे, बल्कि टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ा, इवेंचुअली जो टैक्स था उसको वापस लेके आए और जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट पास ऑन किया है। तो आई थिंक दिस वाज द स्टेप इन राइट डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी, ये हमारा व्यू है। अच्छा ये बताया हमने, अब दूसरी टॉक ऑफ द टाउन एक और बात चल रही है कि जो आपका पीडीएल लेवल है, अगर हम देखा है डीजल में ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, और डिस्पाइट डीजल का इंक्रीज ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल प्राइसेस, और पेट्रोल का जो पीडीएल है वो आपका 160 रुपीज़ कर दिया है। सो अगर आप देखें जो मेजर डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट की भी है नॉन डिविजिबल पूल में पीडीएल की तकरीबन 1.6 ट्रिलियन टारगेट है, तो आप क्या समझते हैं कि डीजल की जो पीडीएल ज़ीरो हुआ है और आपका पेट्रोल में काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट और नंबर वाइज कुछ है आपके पास कि कलेक्शन जो गवर्नमेंट का टारगेट है 1.6 ट्रिलियन का पीडीएल से, वो इसकी वजह से हर्ट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए दोनों की कंजप्शन जनरली इक्वली रहती है। पेट्रोल काफी स्टिकी होता है, बहुत रिजिलियंट होता है। आप समझ लें 6 to 7 मिलियन टन हम पेट्रोल का एनुअली सेल करते हैं। डीजल के भी यही नंबर्स हैं, 6 to 7 मिलियन टन। और अगर गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट पे जीरो करके दूसरे प्रोडक्ट पे डबल पीडीएल चार्ज कर रही है ताकि पहले प्रोडक्ट जिस पे जीरो किया है वो भी इम्पैक्ट कवर हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को थ्योरेटिकली तो अचीव कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, क्योंकि देखें प्राइसेस 50-60% से बढ़ गई हैं, तो हमारा व्यू है कि ओवरऑल कंजप्शन डिक्लाइन हो जाएगी 15 से 20% इन फ्यूल प्रोडक्ट्स की। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी कॉशनरी मेजर्स भी ले रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, तो इस तरह के मेजर्स ऐसे हैं जो कि कार पूलिंग को प्रमोट करेंगे, और लोग जो है पूलिंग के जरिए जो है काफी हद तक पेट्रोल की कंजप्शन को सेव भी कर सकते हैं। और नेचुरली एक प्राइस जब बढ़ती है तो उसका और जो यूजेज है वो कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि थ्योरेटिकली गवर्नमेंट रेवेन्यू टारगेट अचीव कर सकती है, बट प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ द लोअर वॉल्यूम्स वो टारगेट जो है शॉर्ट हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स बाय 20-25%। अच्छा ये बताया, हमने देखा है कि यस आप फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ गई उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी भी होगा, और आपकी जो इन्फ्लेशन होगी वो द मंथ ऑफ अप्रैल डबल डिजिट में आएगी, 11 से 12% या 12.5% आपने मेंशन करा। अब ये बताएं कि जो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो कमेटी है वो अप्रैल के महीने में बैठेगी। सो यस हमने देखा है कि लेटली इन द लास्ट 2.5 ईयर्स स्टेट बैंक का स्टांस बड़ी प्रोएक्टिव रहा है। गिवन जो आप बोल रहे हैं इन्फ्लेशन काफ़ी ऑन द हाई एंड रह सकती है, और ये भी स्टेट बैंक का टारगेट होता है कि आपको टू प्रोटेक्ट द रिजर्व्स एंड आपकी रुपी डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करें, और आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको भी एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रखें। सो आप इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मॉनेटरी पॉलिसी भी है। सो आप क्या देखते हैं, और यहाँ IMF का थोड़ी गाइडलाइंस भी आई हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाइक होना चाहिए। सो आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव से आपका क्या व्यू है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा अप्रैल में या बाद में बढ़ेगा, वो किस क्वांटम से बढ़ सकता है, और अगर बढ़ेगा तो उस मार्केट ने आपके ख्याल से उसका इम्पैक्ट ले लिया है या अभी भी कुछ और नेगेटिव्स मार्केट में इसकी वजह से बाकी हैं? देखें जो आपका क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या डिसीजन होना चाहिए, देखें अभी आप सेकेंडरी मार्केट में यील्ड कर्व बनाएं तो यील्ड कर्व पिछले मॉनेटरी पॉलिसी से आप कंपेयर करो तो 200 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो दिस इंडिकेट्स के जो वाइडर मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है, वो ऑलरेडी यील्ड कर्व में रिफ्लेक्ट कर चुका है। मैंने जैसे आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स के इन्फ्लेशन के नंबर बताए जो हमारे आ रहे हैं 10.5 to 11%, तो उसमें भी यही इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। अब इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है, देखें ये अनसर्टेन टाइम्स हैं, जितना प्रूडेंट मेरा ख्याल है सेंट्रल बैंक रह चुका है हिस्ट्री में, अब भी जो है यही होगा कि अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में हमें लगता है कि इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। ओके अच्छा एक और बताइए, अब हमें पता है कि सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है और हमें नहीं पता कि वॉर कब एंड होगी, उसका इम्पैक्ट हमें नज़र ही आ रहा है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में। तो इस पोजीशन पे, इस लेवल पे जो इतनी अनसर्टनिटी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर इन्वेस्टर्स के रादर देन सीइंग स्टॉक प्राइसेस, उसको स्टॉक से ज़्यादा बिजनेसेस को देखें और किस तरह इन्वेस्ट करें गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव? देखिए मेरा ख्याल है आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। आज की मार्केट में देखें ये क्राइसिस जो है एक सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है
जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने भी स्पिनवार्म की जब प्रोडक्शन अब ऑनलाइन आई थी लास्ट वीक, तो उसमें भी इसी हफ्ते उन्होंने बताया था कि इस क्राइसिस को दे विल ट्राई कि जो हमारा एनर्जी सप्लाई चेन है उसको लोकल कर दें, क्योंकि लेकिन कतर एलएनजी के आने से ये हुआ था कि ऑयल एंड गैस कंपनीज की जो प्रोडक्शन थी वो फोर्सफुली कर्टेल की जा रही थी। तो जो सबसे बड़ा थीम, जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं इन क्राइसिस के, वो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं। उनकी जो प्रोडक्शन आर्टिफिशियली लो चल रही थी, फोर्सफुली लो चल रही थी, वो वापस आ सकती है। उसका क्वांटम है कोई 300 से 400 MMCFD वॉल्यूम बढ़ सकता है ओवरनाइट। और देखें 2600-2700 का एग्जिस्टिंग वॉल्यूम चल रहा है, तो इसका मतलब है 15% तक प्रोडक्शन ईएनपी कंपनीज की बढ़ सकती है। इसके अलावा काफी ऐसे इनके फील्ड्स थी जो कि एक्सप्लोर थी, बट उनको प्रोडक्शन में नहीं लाया जा रहा था क्योंकि सिस्टम में जरूरत नहीं थी सरप्लस आरएलएनजी की वजह से। तो वो भी वार फुटिंग बेसिस पे अब गवर्नमेंट उनको ऑपरेशनल करने के लिए ईएनपी कंपनीज के साथ काम कर सकती है, क्योंकि उनकी प्राइसिंग और उनकी एलोकेशन सब गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कि अब ऑयल एंड गैस कंपनीज इन क्राइसिस के बहुत बड़े विनर हो सकते हैं। नंबर 2, फर्टिलाइजर कंपनीज हमने देखा था लास्ट ईयर प्रोडक्शन वाज क्वाइट हाई, और जो इन्वेंट्री निकालने के लिए 400-450 रुपए तक के डिस्काउंट भी चल रहे थे फर्टिलाइजर कंपनीज पे, कुछ कंपनीज के 200 चल रहे थे यूरिया पे। वो डिस्काउंट्स हमने देखा अभी इसी हफ्ते रोल बैक किए हैं कंपनीज ने, क्योंकि ग्लोबली आरएलएनजी की शॉर्टेज की वजह से इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस काफी हद तक ऊपर चली गई हैं, और आरएलएनजी क्योंकि सिस्टम में अभी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में भी, तो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जो 2 पावर प्लांट आरएलएनजी के गैस पे चलते थे, वो हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट उनको गैस सप्लाई टेम्पररी सस्पेंड कर दे, जिससे ओवरऑल डिमांड सप्लाई का सिनेरियो फेवरेबल हो सकता है कंपनीज के मद में। तो ओवरऑल डिस्काउंट हमें लगता है वापस चले गए हैं, ऑलरेडी एमआरपी जो है इफेक्टिव हो गई है। एंड नंबर 2, देखिए पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी कंपनीज ने पास ऑन नहीं किया था, यूरिया की प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, तो ऑन टॉप ऑफ डिस्काउंट्स जो इन्होंने खत्म किए हैं, यूरिया की प्राइसेस भी एमआरपी भी बढ़ सकती है डाउन द रोड। तो हमें लगता है फर्टिलाइजर्स भी इसके बहुत बड़े बेनिफिशरीज हैं। नंबर 3, बैंक्स, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो बैंक्स के स्प्रेड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो बैंक्स भी इसमें बेनिफिशरी होंगे। तो ये 3 सेक्टर हैं हमें लगता है जो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा शंकर, आपने बात करी कि जो अब इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बेनिफिशरीज बैंक्स रहेंगे, हमने ये देखा है कि अगर आप टॉप बैंक्स की बात करें, स्पेशली नेशनल बैंक और यूबीएल, इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है टूवर्ड्स पीआईबी फ्लोटर्स एंड फिक्स पीआईबीज, और इसकी ड्यूरेशन भी ऑन द हायर साइड है। हमने लेटली ये भी देखा है इन द मार्केट कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट यूबीएल, आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इस जो हमें देखा है कि यील्ड्स काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है बैंक्स की अर्निंग्स पे, और लॉन्ग टर्म आपने बता ही दिया कि बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट वो बेनिफिट हो सकता है, तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं यूबीएल पर्सपेक्टिव से। देखें मैं सिंपल कर देता हूँ, जो भी ओमो ड्रिवन बैंक्स हैं जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेंट्रल बैंक की लैंडिंग के थ्रू जिन्होंने अपनी बुक्स बनाई हुई हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। देखें 2 तरह के शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं, एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। देखिए नेगेटिव इस तरह है, आपने खुद कहा कि लॉन्ग टर्म इनके पास बॉन्ड्स हैं, फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, तो जब यील्ड बढ़ जाती हैं तो मार्क टू मार्केट लॉसेस भी इक्विटी साइड पे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। करंट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी हर्ट हो सकता है इससे। एक ये नियर टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में एसेट रीप्राइस हो जाएंगी, लायबिलिटीज रीप्राइस हो जाएंगी, तो वो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव देखिए एक ये भी है कि यील्ड्स बढ़ गई हैं, लेकिन जो ओमो की कॉस्ट है, क्योंकि वो पॉलिसी रेट लिंक्ड होती है, वो वहीं पे है। तो ये जो 1 महीना यील्ड कर्व इतना ऊपर रहा है, बट कॉस्ट ऑफ ओमो इज देयर एट सेम लेवल, तो वो 1 महीने की आर्बिट्राज इनकम भी तो इनकी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ये भी एक आप समझ लें कि जो नेगेटिव शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था उसको समवॉट ऑफसेट कर सकता है ये पॉजिटिव शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तो ये ओवरऑल एक व्यू है बैंक्स पे शॉर्ट टर्म के लेवल पे। ओके अच्छा, एक और अगर आप देख लें फ्रॉम हमें पता है कि आज रिज़ल्ट जो था, सॉरी फ्राइडे को रिज़ल्ट जो था वो सिस्टम का ड्यू था, बट उन्होंने अपनी मीटिंग रीस्केड्यूल कर दी है। और आई थिंक बाकी रिजल्ट्स तो सारे आ गए हैं जो अपने मेजर रिजल्ट थे। एक ही मेजर रिजल्ट है उस सिस्टम का जो आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को आएगा। तो कुछ बता सकते हैं आपका क्या इस पर व्यू है, स्पेशली ऑन फोर्थ क्वार्टर की क्या अर्निंग आ सकती है, और अर्निंग्स विल बी सपोर्टेड बाय डिविडेंड और नॉट, और इस पर क्या ओवरऑल आउटलुक है सिस्टम पे? देखिए जो हमारे हाउस की एक्सपेक्टेशंस हैं सिस्टम्स की अर्निंग से रिलेटेड, वो कोई
₹2 के अराउंड है और फुल ईयर अर्निंग कोई ₹7 के अराउंड होंगी और डिविडेंड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ₹1.5 तक का आ सकता है जो कि एनुअल एक ट्रेंड रहता है। बाकी अगर आप आउटलुक की बात कर रहे हैं, देखें मिडल ईस्ट से इनकी एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हमने देखी है इन लास्ट 2 to 3 इयर्स। हमें लगता है अब जैसे हालात हैं मिडल ईस्ट के या अनसर्टेन टाइम्स हैं इवन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, तो जो आईटी साइड पे एक्सपेंडिचर्स हैं जनरली वो थोड़े बहुत हिट हो सकते हैं। हमने पहले देखा था केएसए में जो एक सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन था, वहाँ पे काफी कंसल्टेंसी कंपनीज को भी जो है फायर किया गया था। तो बजाय हमें अब लगता है कि जो अभी हालात हैं रीजनल, तो उसमें थोड़ा बहुत आउटलुक जो है रेवेन्यू ग्रोथ साइड पे वो हमें लगता है कि जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो उस लेवल पे मटेरियलाइज नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और अज्यूम करते हैं कि ये वॉर कंटिन्यू रहेगी। बाकी जितना जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगी, जितनी जल्दी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, देन ऑब्वियसली आईटी जो है एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो वो चीजें तो फिर पॉजिटिव मोड में आ जाएंगी। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अगर आप देखें आई थिंक कुछ दिन पहले ही कुछ जीडीपी के नंबर्स आए हैं और सेकंड क्वार्टर के नंबर जीडीपी के आए, हमने देखा है कि परफॉर्मेंस वैसे जो सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो या इवन इंडस्ट्रियल हो ऑन द पॉजिटिव साइड है, और जो आपकी जीडीपी का स्टेट बैंक का भी टारगेट है, गवर्नमेंट का भी टारगेट है, उससे आई थिंक बेहतर नंबर पोस्ट हो रहे हैं। गिवन द वॉलेटाइल सिचुएशन जो आपकी है जीडीपी की, स्पेशली बिकॉज ऑफ यूएस ईरान सिचुएशन, और कुछ सेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली इंडस्ट्रियल साइड या सर्विसेज साइड स्लो डाउन हम देख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ दीज रिस्क जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग और रिसर्च का क्या टारगेट है जीडीपी का फॉर FY26 जो अभी प्रोविजनल नंबर्स आए हैं? अगर टारगेट है तो वो स्पेशली किस सेक्टर से मेजरली अचीव होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन दिस फिस्कल ईयर तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इवन हमने मार्च के महीने के नंबर भी देखे हैं तो पेट्रोल और डीजल में तो उल्टा कंजप्शन इंक्रीज हुई है डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस। तो और भी हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में नंबर पब्लिश होंगे 9 मंथ्स के, जनरली क्योंकि वो 9 मंथ्स के बेसिस पे बन रहा होता है, तो हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं या जो IMF के टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो जाएंगे। इवन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फुल ईयर की, दैट इज अराउंड 3.5% to 4% फॉर जीडीपी, और जो सेंट्रल बैंक की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कोई 3.75 to 4.75 है। तो इस साल तो ऐसा सच कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। बाकी अगर ये हालात कंटिन्यू रहे तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली जो है जीडीपी एक हिट ले सकती है अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन मेरे जहन पे आ रहा है। अगर मैंने देखा है कि हम काफ़ी इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं, हर कोई पैनिक कर रहा है सिचुएशन, हमें पता है कि ये पैनिक जो मैं अगर हिस्ट्री देखें तो ये एक टाइम होता है अपॉर्चुनिटी का। तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन देना चाहेंगे कि यार इस टाइम में स्पेशली जो बहुत वॉलेटाइल है और रिस्की है, इन्वेस्टर्स को किस पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए और क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखें पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है बूम एंड बस्ट साइकिल की। तो अब जो ऑयल प्राइसेस की लेवल आ गई है, तो देखें इसमें गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग जो है करनी पड़ेगी। जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको कट करना पड़ेगा, तभी देखें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। अगर इकोनॉमी, अब देखें जो फ्यूल सब्सिडी दे के ये पेट्रोल और डीजल चला रहे थे, ये कंजप्शन बढ़ा रहे थे। जब कंजप्शन बढ़ती है तो डेफिनेटली इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। विद द हायर ऑयल प्राइसेस और इस तरह के रीजनल हालात में फिर एफएक्स रिजर्व्स को इन द फॉर्म ऑफ लोन अट्रैक्ट करना एट अट्रैक्टिव रेट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह के हालात में अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज रखेगी कि सब्सिडी देनी है, तो डेफिनेटली मार्केट में भी हमें कॉशियस रहना चाहिए। बट वंस वी सी कि गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन में जा रही है and government can control on the consumption by reducing the non-essential imports, तो फिर हमें एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए गवर्नमेंट पे, क्योंकि यही तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट से कि अभी जो पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने प्ले किया है इकोनॉमी को एक राइट ट्रैक पे लाने के लिए, वो कंटिन्यू करेंगे रिफॉर्म्स को और इन हालातों से जो है बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। तो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए देखें, जो मैंने 3 टॉप सेक्टर्स बताए थे, बैंक्स हो गए, ENPs हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इनमें जो है एक अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जरूर फोकस रखें और उसके बाद जो है अपना एक व्यू बना के मार्केट में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच शंकर। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को हाई नून लेबोरेटरीज का जो है एनुअल रिजल्ट है, साथ ही वेव्स होम अप्लायंसेज, वेव्स कॉर्पोरेशन और सिस्टम लिमिटेड के भी एनुअल रिजल्ट्स हैं।
ट्यूसडे पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी का भी एनुअल रिजल्ट है। वेडनेसडे पाक कतर फैमिली और पाक कतर जनरल दोनों के एनुअल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थर्सडे 786 इन्वेस्टमेंट्स की जानिब से थर्ड क्वार्टर का जो है वो रिजल्ट होगा और साथ ही फॉरेक्स नंबर्स होंगे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को नेशनल रिफाइनरी, अटक सीमेंट, अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम और POL तमाम तर कंपनीज के थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। अब नज़र डालते हैं उन कंपनीज पर जो अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड होने जा रही हैं। डॉल्मेन इंडीड ने जो 0.66 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था वो 9 अप्रैल से जो है वो एक्स ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। हबीब इंश्योरेंस ने जो 0.63 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था वो भी 9 अप्रैल से ही एक्स ट्रेड होना शुरू होगा। नेस्ले पाकिस्तान की बात करें तो नेस्ले पाकिस्तान ने 256 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 9 अप्रैल से ही एक्स ट्रेड होना शुरू होगा। इसी तरह जिल की बात करें तो जिल ने 2.5 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया था, वो भी 9 अप्रैल से ही एक्स ट्रेड होना शुरू होगा। जबकि AGP ने 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 10 अप्रैल से एक्स ट्रेड होना शुरू होगा। अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक का। हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, टेक्निकल एनालिस्ट हैं चेस सिक्योरिटीज में। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू हबीब फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, हमने देखा कि करंट वीक में भी वही सिनेरियो दिखा कि मार्केट का जो इंडेक्स है वो नियर टू 158,000 जो है वो हमें दिखाई दिया और फिर उसके बाद वहाँ से फिर एक बार हमने देखा कि वो फ्राइडे तक रिवर्सल आया। गोइंग फॉरवर्ड वार सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू है, क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट वीक में क्या लेवल जो है वो हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक इस हफ्ते भी हमने मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखी, जहाँ पे मार्केट का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन केस अगर कोई भी डाउनसाइड आती है मार्केट में तो वो 146 से 147,000 की एक रेंज होगी जहाँ पे मार्केट अपना एक बॉटम डिफाइन कर सकती है। क्योंकि वो ये जो हमने एक पर्पल चैनल हम देख रहे हैं कि इसको मार्केट काफ़ी दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट चैनल जिसके बॉटम को मार्केट टेस्ट करती है अगर, तो वहाँ से एक बाउंस बैक हम आता हुआ देख सकते हैं। वही हमने देखा, ऑलमोस्ट 147,000 का मार्केट का लो लगा, 146,000 वाज द चैनल रीटेस्ट लेवल और हमने वहाँ से मार्केट में थोड़ी एग्रेसिव नोट पे रिकवरी देखी। बट अगेन उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट में एंड इवेंचुअली मार्केट क्लोज द वीक एट 150,400 के लेवल्स। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड तो व्यू हमारा यही रहेगा कि मार्केट ने स्लाइटली अपनी 150,000 सपोर्ट के ऊपर क्लोज करा। अगेन इन केस इफ देयर इज एनी डिप नेक्स्ट वीक तो 146,000 के करीब ही जो कि चैनल का बॉटम है विल फाइंड द मार्केट जो है वो वहाँ पे सपोर्ट लेगी टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर हमारा ये व्यू है कि 158 से 159,000 की जो रेंज है वहाँ पे मार्केट की 200 मूविंग एवरेज है, जो कि हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है। हमेशा जब भी मार्केट इसके नीचे होती है तो फिर हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रगलिंग या कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। तो इस हफ्ते भी हमने ये देखा कि मार्केट में जब अपसाइड आई तो मार्केट इस SMA 200 को ब्रेक नहीं कर पाई। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 158-159,000 वुड एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट एंड इस जो करंट रेंज मार्केट ने डिफाइन कर ली है जहाँ पे नीचे की तरफ 146,000 एंड टुवर्ड्स द अपसाइड 158,000 है। इस रेंज का जो है वो टॉप हम वहाँ पे लगता हुआ देखेंगे। हाँ, 158,000 की जब रेंज ब्रेक होगी तो फिर हम मार्केट में बुल्स को मोमेंटम गेन करता हुआ देखेंगे और फिर अगले लेवल्स को जो है वो अप्रोच होता हुआ देख सकते हैं। शर्जील, ये बताएं, अगर हम देखा आपने जो मेंशन करा जो आपका सपोर्ट लेवल है, आपने कहा जो हमने देखा फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है 150,400 की आई है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा ये बता सकते हैं इन्वेस्टर्स को आप? 150,000 इज एन इनिशियल सपोर्ट लेवल, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाउएवर वो जो 146,000 के लेवल हम देख रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है गोइंग फॉरवर्ड और उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये है कि हम जो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जो वेव्स हैं उनको हम समझे। हमने एक 5 वेव स्ट्रक्चर की कंप्लीशन देखी थी नियर 190,000। उसके बाद मार्केट ने अपने एक ओवरऑल करेक्टिव स्ट्रक्चर को जो है स्टार्ट करा, जिसको हम एज्यूम अभी ये कर रहे हैं कि उसकी ए वेव को मार्केट ने कंप्लीट करा विद द लो ऑफ 144,000। तो उसके बाद मार्केट अपनी बी वेव में एंटर हुई है और उसकी इनिशियल ए बी मार्केट ने कंप्लीट करी और अब हम सी में मार्केट को देख रहे हैं। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा कि मार्केट अपनी 146,000 की जो सपोर्ट है उसको सस्टेन करे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इस लो को मेंटेन करती हुई चले, इस लो को ब्रेक ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक 146,000 की रहेगी। 150,000 हाउएवर इज एन इनिशियल सपोर्ट
जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोज करा है, तो इट्स अ बिट इनकरेजिंग। शजी, अगर हम देखें OGDC अगर देखें हैज़ बीन आई थिंक इस वीक ऑन वीक क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव हुई है, हैज़ बीन आउट परफॉर्म इन द मार्केट इस हफ्ते। और हमने ये भी देखा है कि फंडामेंटली कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव हो रही हैं व्हेन कम्स टू हाई ऑयल प्रोडक्शन एंड हाई ऑयल प्राइसेस। बट स्पेशली अगर हम टेक्निकली देखें, आप क्या समझते हैं नेक्स्ट वीक इसका क्या परफॉर्मेंस हो सकती है और इसकी क्या टेक्निकल और सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, आई थिंक OGDC में हमने एक काफ़ी क्लियर कट ट्रेंड देखा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम्स की इसकी एक्टिविटी को नोटिस करें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर इसने हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करी है, और इसका जो वीकली पे लास्ट लो था अराउंड 238, उस लो को इसने ब्रेक नहीं करा जब इसमें हमने रिसेंट करेक्शन देखी। तो इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ये अपने लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट मार्केट ऑलमोस्ट 25% करेक्ट करी थी जब इसने 144,000 का लो लगाया था। मार्केट में कंपैरेटिवली बहुत एग्रेसिव करेक्शन रही थी, बट इसमें हमने ये देखा है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक ये है कि इसने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता हुआ चला है, इसने अपने लोस को ब्रेक नहीं करा, विच मीन्स इट इज़ वेरी मच इन दी अप ट्रेंड। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रही है वो ये रही है कि इसने अपने इस असेंडिंग चैनल को रिस्पेक्ट दी है थ्रू आउट दिस मंथ। हमने ये देखा कि ये चैनल बहुत रेलिवेंट चैनल है सिंस द रैली स्टार्टेड इन 2023। टुवर्ड्स द अपसाइड भी जो इसका रीसेंट टॉप था वो चैनल के टॉप के करीब था, और फिर वहाँ से हमने ऑब्वियसली मुख्तलिफ वजूहत थी जिसकी वजह से हमने इसमें करेक्शन देखी, बट अगेन इसने अपने चैनल के बॉटम को जब अप्रोच करा तो उसके बाद डिस्पाइट मार्केट टुक प्रेशर, बट इसमें हमने जो है वो काफ़ी बेहतर एक्टिविटी देखी है, कंसोलिडेशन देखी। तो अब हमारा इसमें गोइंग फॉरवर्ड व्यू ये रहेगा कि indicators have also adjusted themselves pretty well. Going forward, ideally speaking, it closed around 270.59 this week. Ideally speaking, अगर ये चैनल के बॉटम पे मिलेगा तो इट्स अ गुड रेंज टू बाय इवन फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा ये व्यू रहेगा कि इनिशियली 288 290 जो कि इसके लास्ट 2 वीक्स की जो कंसोलिडेशन की रेंज है उसका टॉप रहा है, ये इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स रहेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हाउएवर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम 300 के लेवल्स को कि पिवटल लेवल्स को जो है वो गोइंग फॉरवर्ड अप्रोच होता हुआ देख सकते हैं। अगर शजीद हम देखें OGDC का जो आपने मेंशन करा जो पहला सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक भी काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, प्रेशर में रहती है, उसका सेकंड सपोर्ट लेवल आपके पर्सपेक्टिव से क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक वैसे तो हमने डिस्कस भी करा कि जो जिस असेंडिंग चैनल में OGDC ट्रेड कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक मल्टी ईयर चैनल है। हमने जब भी OG में मंदी देखी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट लास्ट ईयर जब इसने मई के मंथ में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दरमियान वो एक ऑब्वियसली वॉर वाला ही सिनेरियो था जहाँ पे इसने अपने इस चैनल को ब्रेक करके एक लो डिफाइन करा था। उसके बाद हमने सिर्फ उसी सिनेरियो में इस चैनल को ब्रीच होता हुआ देखा, तो उसके बाद इसने शार्पली रिकवर करा और फिर एवर सिंस देन इट हैज़ बीन ट्रेडिंग इनसाइड दिस चैनल। तो इस चैनल की सपोर्ट की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी रही है। तो आई थिंक इसी तरह का सिनेरियो अगर गोइंग फॉरवर्ड होता है कि जहाँ पे 258 260 जो कि इसकी बहुत मेजर सपोर्ट है, चैनल का बॉटम है, ये सपोर्ट अगर ब्रीच होती है इन वर्स्ट केस सिनेरियो और शार्प लो लगता है जैसे हमने मई में लगता हुआ देखा था लास्ट ईयर, तो उस सूरत में 240 से 242 के करीब जो इसका प्रीवियस लो था बैक इन नवंबर 2025, दिस वुड एक्ट एज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फॉर OGDC। वहाँ पे हो सकता है कि अगर इन केस अगर सेलिंग प्रेशर आता है और शार्प लो लगता है तो वहाँ से हम रिकवरी देखें, ये अपने स्ट्रक्चर को भी इंटैक्ट रखें, लो ब्रेक ना हो, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का रहे और इवेंचुअली फिर ये अपने चैनल के अंदर क्लोज करे टुवर्ड्स द वीक एंड ये गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इन केस 258 260 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 240 से 242 की रेंज को जो है वो फोकस में रखना चाहिए। अगर हम सेकंड स्टॉक की आज बात कर लें जो एंग्रो फर्टिलाइजर है, अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें ऑन अ वीकली बेसिस या कैलेंडर बेसिस पे, इवन फिस्कल ईयर बेसिस पे, तो नेगेटिव है। हमने देखा है कि लेटली इसमें सेंटिमेंट भी काफ़ी नेगेटिव है। हमें इसके डिस्पैचेस भी देखे ऑन द वीकर साइड है। फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या सपोर्ट लेवल हो सकता है और क्या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक ईफर्ट पे भी हम उसी तरह का सिनेरियो देख रहे हैं जो इंडेक्स पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा व्यू था कि ओवरऑल 5 वे फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है 262 के लेवल्स पे, और उसके बाद हमने एक ब्रॉडर करेक्शन को जो है वो अनलॉक होता हुआ देखा है। तो उसकी जो ए वेव है जो कि यूजुअली 5 वेव स्ट्रक्चर में होती है, उसको हमने कंप्लीट होता हुआ देखा है प्रॉपर। जो इसने लो लगाया है रीसेंट 186 के लेवल्स की करीब। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था तब भी हमारा यही व्यू था कि 186 गोइंग फॉरवर्ड वुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, जो इसकी एक की असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली करंट डेटा को देखते हुए एक 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है,
और इसने अपने ए वेव का लो अगर डिफाइन कर दिया यहाँ पे और अपनी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को जो कि 186 के लेवल्स की करीब है इसको रिस्पेक्ट देता हुआ ही चलता है। ऑब्वियसली एनी डिप टुवर्ड्स दिस वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हमारा ये व्यू रहेगा कि इसमें एक अच्छी रिकवरी हम देखेंगे, जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस हमें नजर आती है वो 210 के लेवल्स की करीब नजर आती है, जहाँ पे इनिशियली जो है वो अगर कोई बाउंस बैक आता है तो क्योंकि ये विद इन द करेक्टिव सेटअप एक रिकवरी वेव होगी, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्लाइटली एग्रेसिव साइड के ऊपर 220 के लेवल्स हमारे बिगर पिक्चर में नेक्स्ट लेवल्स होंगे टू लुक आउट फॉर। आई थिंक लास्ट स्टॉक फॉर द डे अगर हम पीटीसी की बात कर लें, स्पेशली अगर हम पीटीसी देखें वीक ऑन वीक काफ़ी वीक परफॉर्मेंस रही है। हाउएवर लेटली अगर आप देखें इन द लास्ट 12 मंथ्स एक आउट परफॉर्मर आया बिकॉज ऑफ 5G ऑक्शन एंड स्पेशली जो टेलीनॉर और आपका पीटीसी की आपकी एक्विजिशन टेलीनॉर की एक्विजिशन थी। यस इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे रहते हैं और गोइंग फॉरवर्ड इसके रिजल्ट भी बेहतर आ सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव कुछ आप व्यू शेयर कर लें कि गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक पीटीसी में एक व्यू ये बनता है कि हमने आपको याद होगा कि पीटीसी के चार्ट्स को जो हम प्रीवियसली देख रहे होते थे तो हमारा ये व्यू होता था कि ये 41 बैक देन जब ये अक्टूबर नवंबर में इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था तो बैक देन 41 की करीब एक काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस थी, जिसमें हमारा ये व्यू था कि अगर ये ब्रेक होती है और ख़ास तौर पे वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो वहाँ पे उसके बाद हम एग्रेसिव मोमेंटम इसमें बनता हुआ देख सकते हैं। तो वो एग्रेसिव कहीं ना कहीं हमने इसके अंदर अपसाइड देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि इसने 70 के लेवल्स की करीब अपना एक टॉप डिफाइन करा था। उसके बाद हमने इसके अंदर एक करेक्टिव वेव अनलॉक होती हुई देखी है। ओवरऑल व्यू आई थिंक ये है कि क्योंकि ये एक काफ़ी क्रूशियल चैनल रहा है, जिस चैनल को रीटेस्ट कर सकता है ये पोटेंशियली 45 से 45.5 के लेवल्स की करीब, उसमें कोई भी डिप आता है जहाँ पे ये इस चैनल के को रीटेस्ट करता है, ये चैनल को की सपोर्ट को जो है वो अप्रोच करता है, तो इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। अगर सस्टेन करेगा और रिकवरी देखेंगे हम तो 52.5 के लेवल्स की करीब हम देखेंगे कि इसको इनिशियल रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। हाउएवर जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर उस ओवरऑल आई थिंक सेटअप के जो काफ़ी पिवटल रेजिस्टेंस लेवल होगी वो 56 के करीब होगी, जिसको फिर हम अप्रोच होता हुआ देखेंगे। इंडिकेटर्स वाइज भी देखें तो RSI पे हमने देखा है कि डिस्पाइट प्राइस हैज बीन मेकिंग न्यू लोज, RSI पे हम बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, व्हिच मींस दिस इज एन इनकरेजिंग साइन फॉर अ पोटेंशियल रिवर्सल अगर ये किसी अच्छी सपोर्ट पे सस्टेन करके रिकवर करता है तो। मैकडी को भी हम देख रहे हैं कि मैकडी में भी एक कूल ऑफ आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है, और अगर पोटेंशियली आगे बुलिश क्रॉसओवर होता है कन्विंसिंगली तो इसमें हम जो है वो मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। थैंक यू शर्जील। थैंक यू। सो हमने देखा कि मार्केट इस हफ्ते भी जो है वो खासी वॉलेटाइल रही, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हमें काफ़ी शेक होता दिखाई दिया। गोइंग फॉरवर्ड अगर ये वॉर सिचुएशन बरकरार रहती है तो क्या सेंटिमेंट्स देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? शहबाज आपका क्या टेक होगा इस पर? अगर आप देखें जब से वॉर शुरू हुई तो मार्केट नेगेटिव ही रहा। अगर वॉर यहाँ कंटिन्यू रहती है और कोई आपके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं आते हैं फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रम्प साइड तो मार्केट नेगेटिव ही रह सकती है। आई थिंक एक और चीज़ जो नेगेटिव आई थिंक इस हफ्ते हमने देखी है, फ्राइडे क्लोजिंग में एक खबर आई थी कि हमें कुछ पैसे वापस करने यूएई को इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर, तो उसकी अमाउंट कुछ अबाउट $2 बिलियन है। हमें ये भी पता है कि आपके मंथ ऑफ अप्रैल में आपको $2 अरब में वापस करने यूएई को और तकरीबन 1.5 बिलियन की आपकी यूरो बॉन्ड की पेमेंट है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम प्रेशर ऑन द रूपी। और हम ये भी देखें कि हमने देखा कि फ्राइडे को हमारे प्राइसेस आपकी बढ़ गई हैं तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। तो लग रहा है कि नेक्स्ट वीक काफ़ी चैलेंजिंग होगा। आई थिंक मेरा मुझे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ देना है कि आप ओवरऑल देखें मार्केट को थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, 3 से 5 साल के होराइजन पे देखें और उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेना है तो मुझे लगता है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस आपका जो ऑयल सेक्टर है, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर, ENP सेक्टर एंड ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, वो थोड़े बेनिफिशियरी रह सकते हैं। मुझे ये पता है कि नेक्स्ट वीक के एंड में आपके ऑयल मार्केटिंग के रिजल्ट्स भी हैं, स्पेशली एटा ग्रुप के, सो वहाँ आपका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, तो वहाँ आई थिंक पोजीशन फॉर नेक्स्ट वीक इन्वेस्टर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच शहबाज। तो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।